तो चलिए आज की क्लास में जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगी, जो कि हम लोग रिवीजन सेशन चला रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 यानी चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक रिवीजन सेशन चला रहे हैं। उसके हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास कर लिए। रिवीजन सेशन की हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास कर ली है। और उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें हम लोग आज क्या चर्चा करेंगे। आज की क्लास में जो चर्चा का विषय होगा बेटा, वो होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, ये एग्जाम में काफी बार इसके रिलेटेड एमसीक्यूज बने हैं और आगे भी बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एमसीक्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से काफी बार आया है और आगे भी आएंगे, तो इसके लिए अपने को इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये दो चीजों की आज की क्लास में हमारी चर्चा का विषय होगी। एक्चुअल में क्या है, ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप समझेंगे तभी जाकर के आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। तो अपन एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सर आपने सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बताइए ये सेंटेंस आपने सुना है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस सर। हाँ, अब क्या पाएंगे और क्या खोएंगे समझते हैं। सर कुछ चीजें जो पाते हैं सर हम लोग के लिए वो रिसीव होता है। अपन कुछ चीजें रिसीव करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पाना, और उसके लिए अपन को कुछ चीज क्या करना पड़ता है, गिव करना पड़ता है, ये गिव अप करना पड़ता है, तो बोलते हैं खोना। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है क्योंकि सभी चीजों को एक साथ आप रिसीव नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ चीजों को खोना पड़ता है। तो नॉर्मली क्या बोलता है कंसेप्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर आपने किसी को हासिल करने के लिए कुछ चीजों की सेक्रीफाइस की है, कुछ चीजों को छोड़ा है, कुछ चीजों को गिव अप किया है, तो वो छोड़ा किया गया चीज यानी गिव अप, जिसको आपने गिव अप किया है या सेक्रीफाइस किया है, इस सेक्रीफाइस को बेटा अपने टर्म में बोला जाता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी बात फिर से बोल, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे पाने की चीज को अपन बोलते हैं गेन और खोने को चीज को बोलते हैं सेक्रीफाइस। अगर किसी ने कुछ चीज को पाने के लिए, यानी मान लीजिए कुछ चीज को गेन करने के लिए आपने कुछ चीजों का सेक्रीफाइस अगर किया है, तो जिस चीज का आपने सेक्रीफाइस किया बेटा, इसी को ही अपन अपनी भाषा में बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला जाता है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी बात ध्यान सुनेगा, फिर से बोल रहा हूँ। जिस चीज को आपने खोया है, जिस चीज को आपने सेक्रीफाइस किया है इन प्लेस ऑफ गेटिंग सम अदर थिंग, उसको बोलते हैं बेटा, उस खोने वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब थोड़ा मीनिंग को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर मीनिंग क्या बोलता है। मीनिंग बोलता है कि देखो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। फॉरगोन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को सेक्रीफाइस करना। अगर किसी चीज को पाने के लिए आपने किसी चीज का सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस किए गई चीज को अपन बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ जाएगी। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है ये भी समझ लेते हैं। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपको एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है, जैसा बोलता है मान लीजिए सपोज यू आर वर्किंग इन ए बैंक, आप एक बैंक में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक बैंक में काम कर रहे हैं विद सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, और आपकी सैलरी कितनी है सर, 40,000 पर मंथ। अब आपके सामने में दो और जॉब ऑफर्स आए। मान लीजिए दो और जॉब ऑफर्स आपके सामने में आ गए, 2 मोर जॉब ऑफर आपके सामने में। तो दो जॉब ऑफर क्या क्या है सर, पहला टू वर्क एज ए टीचर एट ए सैलरी ऑफ 38,000 पर मंथ, और दूसरा टू एक्ट एज ए जर्नलिस्ट एट ए सैलरी ऑफ 36,000 पर मंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सर आप ऑलरेडी 40,000 की नौकरी में काम कर रहे हैं, तो क्या ये दो जॉब ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे? नो सर। नो। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सैलरी ज्यादा है। तो ऑलरेडी ज्यादा में काम कर रहे हैं तो फिर उससे कम वाला क्यों हम लोग चूज करें? हाँ, अगर ऑप्शन में सर 45,000, 42,000 या 50,000 का होता तो हम डेफिनेटली उसको चूज करते, क्योंकि हमारा सैलरी जहाँ ज्यादा होगा वहां पर खींचे चले जाते। तो नॉर्मली ऑलरेडी 40,000 में हूँ और 40,000 को अगर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है मैंने दोनों चीजों को सेक्रीफाइस करना है। मतलब 40,000 की अगर मुझे जॉब करनी है
मतलब ये दोनों जॉब को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि एट ए टाइम दो जॉब नहीं कर सकता, और अगर मैंने 40,000 का जॉब को मैंने मान लिया कि मुझे करना है, तो ये मेरे लिए क्या है, गेन है। और इस गेन को पाने के लिए मैंने क्या चीज का सेक्रीफाइस किया है सर 38,000 और 36,000 की सैलरी की जॉब को मैंने सेक्रीफाइस किया। अब लॉजिकल बात ये है कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बोलता है कि मान लीजिए अगर आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में जाने के लिए आपने कुछ चीजों को सेक्रीफाइस किया है, तो याद रखिए सेक्रीफाइस में जो अगर मोर देन वन चीजें मान लीजिए एक से ज्यादा चीजों को आपने सेक्रीफाइस किया है, जैसे कि इस केस में टीचर का जॉब को भी सेक्रीफाइस किया है और जर्नलिस्ट की जॉब को भी सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। सभी सेक्रीफाइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलेंगे, जो सेक्रीफाइस में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा ये बताइए तो ये दो जो सेक्रीफाइस किया मैंने 38,000 का जॉब और 36,000 का जॉब, ये दोनों में बेस्ट क्या है, 38,000। यानी अल्टीमेटली अगर मेरे से कोई पूछा जाए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि ये जो बंदा बैंक में काम कर रहा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जिस चीज को आपने छोड़ा है तो छोड़े गए चीजों में जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन, उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बोलता है बेटा नेक्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट इसलिए आप जिस जगह पे हो आप ऑलरेडी बेस्ट में हो, आप 40,000 की जॉब कर रहे हो ना, आप ऑलरेडी बेस्ट में हो, लेकिन आपके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो 38,000 वाला जॉब है, और वो 38,000 वाला जॉब को अपन क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है, कंसेप्ट में लिखा गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, बोल रहा है here the next best opportunity cost क्या है, that is after your current job is to work as a teacher with a salary of 38,000 per month। तो 38,000 पर मंथ वाला कंसेप्ट क्यों आया, बिकॉज सर ये हमारा जॉब के बाद का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आता है। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है सर 38,000। तो बेटा आपको अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिया गया होगा ऊपर और नीचे चार ऑप्शन दिए गए होंगे, बोलेगा 38,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या 36,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या 40,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या नॉन ऑफ दीज है। तो आपको हमेशा याद रखना है जिस चीज को हमने हासिल कर लिया वो कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस चीज को बोलते हैं जिसको हमने छोड़ा, क्योंकि अगर ये 40,000 का जॉब नहीं होता तो आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा चूज करते बताइए, तो 38,000 डेफिनेटली 38 को चूज करते। 38 को ही आपने सेक्रीफाइस किया बोल के हम मानेंगे। अगर 38 नहीं होता तो किसको चूज करते, 36 को चूज करते। तो अल्टीमेटली अगर ऑप्शन हमारे पास कुछ ज्यादा है जिसको अपन ने सेक्रीफाइस किया है, तो उस ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर है? जिसको अपने छोड़ा है वो हमारे लिए क्या बन जाता है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा कुछ चीजें जो है पढ़ने से पहले आपको समझा दूं। सर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको दिख रहा है इसको अगर थोड़ा तोड़ दूं, प्रोडक्शन का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब सर किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, चांस, कोई चीज की होने की चांस को अपन बोलते हैं पॉसिबिलिटी। और बेटा कर्व को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, ग्राफ या डायग्राम। तो अल्टीमेटली हम अभी तीनों चीजों को तोड़ दिए और अलग अलग समझे। तो प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांस, और तीसरा होता है सर कर्व यानी डायग्राम। यानी हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे या ऐसे डायग्राम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जहां पर की मैन्युफैक्चर कितना पॉसिबल है इसको डिस्कस किया जा सकता है। अल्टीमेटली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या समझ में आया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कितना यूनिट या कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो पाएगा इसका पॉसिबिलिटी चेक कर पाएंगे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैं, बात समझ में आ गया क्या बोला मैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing all the possible combination of two goods। why it is two goods बेटा, दो गुड्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस।
तो अल्टीमेटली एट ए टाइम हम दो ही चीजों को शो कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसीलिए सिर्फ दो ही गुड्स को एक साथ स्टडी करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे कि दो गुड्स का प्रोडक्शन एट ए टाइम कितना कितना कर सकते हैं अपने दिए गए रिसोर्सेज का, या अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने इस रिसोर्सेज का दो का क्या क्या डिस्कशन कर सकते हैं। बात समझ में आया क्या बोला मैं? बात समझ में आया क्या बोला मैं? यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, क्योंकि ग्राफ की बात कर रहे हैं मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात तो पक्की होगी, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको एक बात याद रखना है कि एट ए टाइम दो ही चीजों को शो किया जा सकता है, एक आइटम को एक्स एक्सिस को दिखाया जा सकता है, एक आइटम को वाई एक्सिस को दिखाया जा सकता है। इसीलिए हम सिर्फ दो ही गुड्स को साइमल्टेनियसली डिस्कशन कर सकते हैं। अपने दिए गए गिवन रिसोर्सेज या अपने दिए गए लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करके दो गुड्स के अलग अलग प्रोडक्शन या कॉम्बिनेशन पॉसिबल कर सकते हैं, इसी के हम चर्चा करते हैं किसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बात समझ में आ गया बेटा? ये बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एजम्पशन की भी बात की गई है, पीपीसी बनाने से पहले आपको कुछ एजम्पशन की भी बात की गई है। अच्छा एक बात और याद रखिए बेटा, एग्जाम में पीपीसी तो एक और नाम में भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं पीपीएफ। तो घबराने की कोई बात नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। ये एफ का मतलब होता है बेटा फ्रंटायर, इसका मतलब बताऊंगा। फ्रंटायर का मतलब आप दिमाग में सेट कर लीजिए बाउंड्री, ठीक है? फ्रंटायर, फ्रंटायर का मतलब होता है बाउंड्री, FRONTIRE, फ्रंटायर। समझ में आ गया? दोनों का मतलब सेम है, बस दो अलग अलग नाम। क्या? पीपीसी और पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोला मैं? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एजम्पशंस में कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा सर? सबसे पहली बात कि आपको दो ही गुड्स को लेकर के प्रोडक्शन करना है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है सर। हमारे पास में दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसीलिए हम लोग दो से ज्यादा चीजों को डायग्राम में शो नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को दो गुड्स को ही लेकर के स्टडी करना पड़ेगा। तो ये assumptions में पहला assumption आ गया, only two goods। दूसरा, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी फिक्स। सर हम ये भी जानते हैं रिसोर्सेज जो हमको दिया जा रहा है सर वो लिमिटेड है और वो फिक्स है सर, वो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जो भी रिसोर्सेज हमको दी गई है उसको ईमानदारी से और पूरी तरीके से इस्तेमाल करना, यानी रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए, इसको भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, resources are not equally efficient for the production of all goods। एक ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके दो चीजों को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों चीजें अच्छी ही बनेगी। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं, समझाता हूं। मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है? इस पूरे जमीन में मैंने पहले पटाटो का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? पटाटो। पूरे जमीन में मैंने पटाटो का प्रोडक्शन किया और पटाटो को प्रोडक्शन करने के बाद सर प्रोडक्शन होकर के निकला सर, प्रोडक्शन होकर निकला 100 क्विंटल। कितना निकला प्रोडक्शन होकर बेटा? पटाटो का प्रोडक्शन कितना हुआ? कितना प्रोडक्शन हुआ जल्दी बोलिए? 100 क्विंटल। 100 क्विंटल। अब मान लीजिए नेक्स्ट बार मैंने बोला कि एक काम करते हैं सर, ये किसी जमीन पे पटाटो प्रोडक्शन नहीं करके किसी जमीन पे मैं ओनियन प्रोडक्शन करें। जमीन वही है, एक बार पूरी जमीन में पटाटो प्रोडक्शन कर दिया और उसी जमीन में ओनियन प्रोडक्शन करने निकला। सर ओनियन प्रोडक्शन करने निकला तो सर ओनियन का प्रोडक्शन हुआ सर 70 क्विंटल। क्या बोला समझ में? वही जमीन में जब पटाटो प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है, वही जमीन में ओनियन प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो कितना क्विंटल बन रहा है? 70 क्विंटल। तो आप बोल सकते हैं सर ऐसा कैसे हुआ? सर पटाटो अगर 100 क्विंटल है तो सर ओनियन में 100 क्विंटल होना चाहिए ना। तो उन्होंने ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? और ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज जिस जमीन में मैंने पटाटो बनाया हो सकता है वो जमीन पटाटो के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो, इसीलिए उस जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन पटाटो का हो रहा है। और जिस जमीन में मैंने ओनियन बनाया वो उतना ज्यादा ओनियन के लिए इफेक्टिव ना हो, इसीलिए वहां पर ओनियन का कम प्रोडक्शन हो। मेरी बात समझ में आई? यानी एक ही रिसोर्स, ये जो जमीन था ये एक ही रिसोर्स, ये जो जमीन है जिसकी बात कर रहा हूं मैंने, लैंड बोला था मैंने, ये एक ही जमीन है, ये एक ही जमीन
दो अलग गुड्स को बनाने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? एक ही जमीन दो अलग अलग चीजों को प्रोडक्शन करने के लिए इक्वली फायदेमंद या एफिशिएंट नहीं है। यही तो एजम्पशन है बेटा, कि हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि एक रिसोर्सेज सभी प्रकार के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है सर, हमको टेक्नोलॉजी के ऊपर में ध्यान देखना है कि टेक्नोलॉजी हमारा कांस्टेंट रहेगा। जो भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया आपका एजम्पशन। अब अपन चलते हैं इसके आगे के डिस्कशन के बारे में। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसको मत दें, इसको इसलिए मिटा देना, आगे बढ़ो। ठीक है, इस पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं। अभी जितना बताओ उतना मैंने एक टेबल बनाया है, और ये टेबल में क्या है सर, दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को दिखाई। दो गुड्स, एक है पी का और एक क्यू का। दो गुड्स की प्रोडक्शन मैंने की है अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। और प्रोडक्शन करने के बाद मैंने क्या किया सर, कुछ कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन मतलब दो लोगों को, दो चीजों को कंबाइन करके बनाया। दोनों को कितना कितना यूनिट बन पाया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, पूरे जमीन को या पूरे रिसोर्सेज को सिर्फ पी का प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया, पूरा पी का प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? पूरे रिसोर्सेज को मैंने किसका प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया? पूरे रिसोर्सेज को मैंने सिर्फ पी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया। मतलब क्यू के लिए कुछ भी जगह नहीं बचा। वही जमीन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए एक पूरे जमीन में पी नाम का कमोडिटी को प्रोड्यूस किया, और मेरा गुड्स बन के कितना निकला? 21 यूनिट्स। अगर ये यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, लीटर हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा गुड्स लिए, इसलिए उसको यूनिट्स ले लिया गया। वहां पर केजी, क्विंटल, ये सब चीजें नहीं लिखी गई है, डायरेक्ट यूनिट्स लिख दी गई, और जो समझ उसको समझ सकते हैं। तो मान के 21 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ किसका? पी का। अब अगर जब मैंने बोला कि सर पूरी रिसोर्सेज को मैंने सिर्फ पी के प्रोडक्शन के इस्तेमाल कर दिया है, तो क्या क्यू के लिए कुछ बचेगा? क्या क्यू के लिए कुछ बचेगा? No, sir. क्यू के प्रोडक्शन के लिए कुछ बचेगा क्या? तो बोलेंगे सर क्यू के प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब सर यहाँ पर क्यू का प्रोडक्शन होगा 0। क्या बोला, समझ में आया? क्यू का प्रोडक्शन क्या हो गया? इसको रेड रेड में लिखना है। क्यू का प्रोडक्शन हो गया 0। क्यों? क्योंकि सर सारा रिसोर्सेज तो मैंने पी को बनाने में लगा दिया, तो क्यू के लिए कुछ नहीं बचा। तो कॉम्बिनेशन क्या बना सर? 21 प्लस 0, ये कॉम्बिनेशन बना। 21 ए का है और 0 किसका है बेटा? 0 किसका है? क्यू का है। सॉरी, पी का है ना सर, ठीक है सर। 21 ई का है प्लस 0 क्यू का है। कॉम्बिनेशन समझ में आया बेटा? कॉम्बिनेशन समझ में आया? अब मैंने क्या किया सर, अब थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं ना, क्यू का एक यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहता हूं। मैंने क्या किया सर, जिस जमीन में, ये एक जमीन था जिसमें पूरा पी का पहले प्रोडक्शन हो रहा था, पूरा पी का, कुछ हिस्सा क्यू को दे दिया, बेटा दे तू बना। और बाकी एरिया जो बड़ा एरिया था वो वाले किसके पास में है? पी के पास में। बेटा कुछ एरिया में क्यू ने प्रोडक्शन किया, और क्यू ने प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ बेटा, ये एरिया में उसने क्यू ने कुछ प्रोडक्शन किया, और क्यू ने प्रोडक्शन करने के बाद उसका प्रोडक्शन कितना हो गया? 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। 1 यूनिट का मतलब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है। तो क्या बताइए, अगर कुछ एरिया मैंने क्यू को दे दिया, तो क्या पी अभी भी 21 क्विंटल ही प्रोडक्शन होगा? क्या पी अभी भी 21 क्विंटल ही प्रोडक्शन होगा? ये जो ऊपर में पहले 21 क्विंटल पूरा प्रोडक्शन हो रहा था, क्या अभी भी पी वही 21 क्विंटल ही प्रोडक्शन हो पाएगा? तो
बोलेंगे नहीं सर कुछ जगह कम हो गया, जब कुछ जगह कम हो गया तो सर पी के लिए जगह अगर कम हो गया तो कम जगह पे कम प्रोडक्शन होगा। इसीलिए देखो अब जो नया कॉम्बिनेशन बना है उसमें थोड़ा देखिए पी जो है कम हो गया, यहाँ ऊपर से नीचे में क्या हो गया सर माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 से 1 में क्या हो गया प्लस। अब ध्यान देखिए मैंने क्या बोला था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको Q का प्रोडक्शन करना है तो आपको किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? अगर आपको Q का प्रोडक्शन करना है तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? P को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ सारा तो नहीं बनाया जा सकता। अगर मुझे ज्यादा Q बनाना है तो फिर P को छोड़ना पड़ेगा, तो अगर ज्यादा P को बनाना है तो मुझे Q को छोड़ना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो सर यहाँ पर Q को धीरे धीरे मैंने बढ़ाया है, एक एक यूनिट बढ़ाते गए। इसका मतलब क्या है सर, इसको मैं ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैंने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है सर माइनस होते जा रहा है। इसका मतलब ये कि सर पी को बनाने की जो रिसोर्सेज थी वो कम होते जा रहे हैं, और इसी को तो सेक्रीफाइस बोलते हैं बेटा। अगर Q को प्रोडक्शन करना है तो Q गेन कर रहा है, P को सेक्रीफाइस करना है क्योंकि P एक साथ Q के साथ कंबाइन में प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? और इसी चीज को यही सेक्रीफाइस और गेन को हम लोग जब एक टेबल के जरिए दिखाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं MRT। यहां पर देखिए इस टेबल ये कहानी सेक्रीफाइस और गेन का, सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन, ये एक रेशियो है जिसमें जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसको ऊपर में लिखा जाता है और जो गेन कर रहा है वो नीचे लिखा जाता है, यानी डिवाइड करके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं MRT या MOC। देखो यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जिसको अपन बोला था। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं जिसको अपन सेक्रीफाइस करते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कितना एडिशनल यूनिट मैंने सेक्रीफाइस किया। कैसे पता चलेगा सर? सर यहाँ पर पहले 0 अगर ले लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो सर 0 से 1 ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब +1 लिख सकता हूँ कि नहीं? +1 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। सर 21 से 20 क्या हो रहा है घट रहा है, तो सर मैं इसको -1 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। और हमको पता क्या चला सर सेक्रीफाइस प्लस वाला, सेक्रीफाइस जो है वो माइनस वाला है, गेन जो है वो प्लस वाला है। तो कौन गेन किया और कौन सेक्रीफाइस किया? इधर देखिए मैं लिखा 1 यूनिट P ने सेक्रीफाइस किया है डिवाइडेड बाय 1 यूनिट Q ने गेन किया। तो डिवाइड को मैं इस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? डिवाइड को मैं इस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? डिवाइड को मैं इस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? मुझे बोलिए। yes sir तो अगर मैं यहाँ पर 1P/1Q लिखा हूँ तो अल्टीमेटली वो 1P डिवाइडेड बाय 1Q ही है। हाँ कि ना? कैसे समझ में आया सर? सर ये 0 से 1 बड़ा है, कौन बड़ा है सर? Q बड़ा है, और -1 जो हुआ है सर ये P-1 हुआ है, मतलब P घटा है। अब फिर से दूसरा सिचुएशन आ जाते हैं सर, यहाँ पर Q का 1 से 2 कितना बड़ा? 1 से 2 में कितना बड़ा? सर यहाँ पर भी +1 बड़ा, यानी 1 ही बड़ा, 1 था 2 हो गया, मतलब 1 बड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 20 से घट करके कितना हो गया 18, यानी कितना घट गया? कितना घट गया? अरे कितना घट गया बोलिए? -2 तो सेक्रीफाइस कितना का हुआ है सर? जो माइनस का हुआ है सेक्रीफाइस है, कितना का सेक्रीफाइस हुआ है? 2 गेन कितना का हुआ है? 1 1 तो यहाँ पर दिखा दिया नेक्स्ट क्या 2P/1Q। जो सेक्रीफाइस करता है वो ऊपर में रहता है, जो गेन करता है वो नीचे रहता है। उसी प्रकार से ये वाला बना सकते हैं कि सर हाँ ये +1 हो रहा है और ये -3। 3 इसी तरह सर ये कितना हो रहा है सर -4, ये कितना हो रहा है सर नीचे वाला -5, और ये कितना हो रहा है सर -6। और सर यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर +1 +1 +1, और इसी को अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो बेटा ये हो गया आपका MRT या MOC। बेटा अगर आपको ऐसा कोई टेबल दे दिया गया जिसमें ये MRT MOC नहीं लिखा हुआ रहेगा और आपको निकालने बोलेगा तो आप निकाल पाएंगे कि नहीं? मतलब सिर्फ मैं ऐसा मान लीजिए P और Q नाम का 2 बुक्स दे दूं और आपको
बोलूंगा कि इसका एमआरटी या एमओसी निकाल पाएंगे कि सेक्रीफाइस को ऊपर लिखना है, गेन को नीचे लिखना है, लिख पाएंगे कि नहीं? जी सर। यस ठीक है, आसान है बेटा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बोलेगा टेबल देख करके बताइए कि इसका एमआरटी या एमओसी क्या होगा, बस इतना लिखना रहता है बेटा, उसी में आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए, ये नीचे में फॉर्मूला भी लिखा गया एमआरटी एमओसी के ऊपर मैंने दिखाया था, यूनिट सेक्रीफाइस बाय यूनिट गेन, ये आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल को अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूं तो क्या बनेगा? टेबल के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा जो गुड्स हमारा गेन कर रहा है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं। हमारे क्यू गेन कर रहा था इसलिए हमने उसको एक्स एक्सिस में लिया, और बेटा जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा है उसको अपन कहाँ लेते हैं? वाई। ठीक है, और ये जो डायग्राम बनता है बेटा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जो भी डायग्राम बनाई जाती है वो सारे मॉडल डायग्राम होते हैं। मॉडल डायग्राम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ स्केल और पेंसिल के जरिए ही आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना होता है। तो इतना नापना तोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली डायग्राम जैसे दिखता है वैसे ही बनाना होता है। और डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है। यहाँ पर जो देखिए पेड़ बाहर निकला है, मतलब इस डायग्राम का जो है ना, ये पेड़ ऐसा बाहर निकल के बनेगा। क्यों? बिकॉज इस पेड़ बाहर निकला हुआ कर्व को अपन बोलते हैं क्या? कॉन्केव टू ओरिजिन से। क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्केव टू ओरिजिन। याद है ना? पता है ना कॉन्केव किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, पता है ना? यस सर। हाँ, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है बेटा वो कॉन्केव टू ओरिजिन शेप में बनती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मली ईपीसी का शेप क्या होता है, और 4 ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा कॉन्केव, ठीक है, एक ऑप्शन रहेगा कॉन्वेक्स, एक ऑप्शन रहेगा स्ट्रेट लाइन, एक ऑप्शन रहेगा नॉन ऑब्लिक। आप क्या लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे सर? नॉर्मली। तो नॉर्मली मतलब पीसीसी का नॉर्मल केस में हमेशा जो शेप होता है वो कॉन्केव टू ओरिजिन ही बनता है। याद रखना, कॉन्वेक्स भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं, वो एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस में ही सिर्फ कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन बनता है, अदरवाइज कॉन्केव टू ओरिजिन ही आपका नॉर्मल शेप ऑफ पीसीसी होता है। इट इज क्लियर बेटा?